हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 27 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। स्टेटमेंट फर्स्ट है, जोनाथन डंकन इस्टेब्लिश्ड द कैलकाटा मदरसा इन 1781, यानी कि जोनाथन डंकन ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, डिस्ग्राफिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स स्पीकिंग एबिलिटीज़, यानी कि डिस्ग्राफिया एक सीखने की अक्षमता है जो बोलने की क्षमताओं को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि क्यों जो है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास था स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जोनाथन डंकन ने इस्टेब्लिश किया है कैलकाटा मदरसा 1781 में। तो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जोनाथन डंकन ने नहीं इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा मदरसा को 1781 में। तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कैलकाटा मदरसा को इस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी 1781 में। तो जोनाथन डंकन की प्लेस पर आना था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो भी इनकरेक्ट थी, क्योंकि डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो अफेक्ट करती है हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ को, ना कि स्पीकिंग एबिलिटीज़ को। तो स्पीकिंग की प्लेस पर आना था राइटिंग। तो दैट्स वाई ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग वॉरेन हेस्टिंग्स इस्टेब्लिश्ड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस। और स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, इन थॉमस बेबिंगटन मैकाले रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज़ have been established in big cities like Bombay, Calcutta and Madras on the model of the यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले की सिफारिश में लंदन विश्वविद्यालयों के मॉडल पर बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हमारी नंबर 1 स्टेटमेंट के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश किया है संस्कृत कॉलेज को बनारस में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश नहीं किया है संस्कृत कॉलेज को बनारस में। तो किसने किया है? जोनाथन डंकन ने। कब? 1791 में संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था वाराणसी में। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन द्वारा। किसकी स्टडी के लिए? हिंदू फिलॉसफी और लॉज की स्टडी के लिए। तो दैट्स वाई स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट थी। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले की सिफारिश में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि थॉमस बेबिंगटन मैकाले की रिकमेंडेशन पर नहीं, बल्कि सर चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर जो है यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है बड़ी सिटीज़ में लाइक बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में। किस मॉडल पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले की प्लेस पर आना था सर चार्ल्स वुड। तो फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन नवंबर 1952 द यूजीसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉन द पासिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि नवंबर 1952 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट
करेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस को डिक्लेयर किया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ किसके अंडर, यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट फर्स्ट, जहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि नवंबर 1952 में यूजीसी बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी, पारित होने के बाद किसके पास होने के बाद, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के किसके द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट द्वारा। तो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यूजीसी कब बना था एक स्टैट्यूटरी बॉडी, नवंबर 1956 में, ना कि नवंबर 1952 में। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जहां पर यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई नवंबर 1956 में, पास होने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 जिसे पारित किया गया था किसके द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले। इन एंशिएंट इंडिया उदंतपुरी वॉज वेरी फेमस एज अ सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री साइंस, यानी कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, द 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन 2007 बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, यानी कि 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को 2007 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 स्टेटमेंट क्या थी कि एंशिएंट इंडिया में यानी कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी एक फेमस सेंटर ऑफ ट्रेनिंग था किसमें, इंडियन मिलिट्री साइंस में। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि प्राचीन भारत में नालंदा जो है बहुत फेमस था एज अ सेंटर ऑफ ट्रेनिंग किसमें, इंडियन मिलिट्री साइंस में। तो उदंतपुरी के प्लेस पर आना था नालंदा। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी ये भी हमारी, द 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन 2007 बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट आंसर होगा जो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसे मॉडिफाई किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था, यानी कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। 2007 में नहीं किए गए थे बल्कि 1992 में किए गए थे। और किसकी सरकार द्वारा किए गए थे, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021। इनमें से वो प्रस्तावित नाम है नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 के लिए, ऑप्शन बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इन शॉर्ट NCFTE 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है द नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 created to award compensation for damage to person, property and the environment arising from डैश, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 को डैश से उत्पन्न व्यक्ति, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट को क्रिएट किया गया था 1995 में। और किस लिए क्रिएट किया गया था कि जो कंपनसेशन है, हर्जाना है, मुआवजा है, वो देने के लिए। किसके लिए, जो नुकसान होता है पर्सन को, प्रॉपर्टी को या फिर इन्वायरमेंट को। और वो नुकसान किस वजह से होता है, ऑप्शन ए हैजर्डस सब्सटेंसेस की वजह से, यानी कि खतरनाक पदार्थों की वजह से जो नुकसान होता है किससे, पर्सन को, प्रॉपर्टी को या फिर इन्वायरमेंट को। तो उसके लिए मुआवजा देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, हर्जाना देने के लिए नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट को 1995 में क्रिएट किया गया था। इन शॉर्ट फ्रेंड्स नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 हैजर्डस सब्सटेंसेस से एसोसिएट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स ओशंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड हैबिटेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विश्व के महासागरों, उनके गुणों और आवास से संबंधित है।
इनमें से फ्रेंड्स वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ऑप्शन बी गोल 14, जो जुड़ा है किससे, वर्ल्ड ओशंस से, उनकी प्रॉपर्टीज़ और हैबिटेट्स से। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें जो है ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें अपनाया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा कब, 2015 में। और यूनिवर्सल कॉल थी कि एक्शन लिया जाए एंड करने के लिए पॉवर्टी को, प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेट को, और इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि 2030 तक सभी लोग इंजॉय करें पीस और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि शांति और समृद्धि को इंजॉय करें 2030 तक। इसके बाद फ्रेंड्स गोल जो हमारा 14 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो किससे जुड़ा है, लाइफ बिलो वाटर से, जहां पर फ्रेंड्स गोल 14 एसोसिएटेड है वर्ल्ड ओशन से, उसकी प्रॉपर्टीज से और हैबिटेट से। और इसका एम क्या है, सस्टेनेबल मैनेज करना है और प्रोटेक्ट करना है मैरीन को, समुद्र को, और कोस्टल इकोसिस्टम्स को, यानी कि जो तटीय इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है किससे, पॉल्यूशन से। ये किसके अंडर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के अंडर। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ बिजनेस एंड अनदर पर्सन और एंटिटी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंपनी एंड रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर इन एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि कंपनी के बाहर से एक व्यवसाय और किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के बीच सूचना का प्रसारण और बिक्री आदेश प्राप्त करना डैश का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है ऑप्शन डी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का, यानी कि बाहरी संचार का एग्जाम्पल है कि रिसीव करना सेल्स ऑर्डर, ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अगर दो तरह के कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, जहाँ पर फ्रेंड्स नंबर 1 क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है किसका, आइडियाज़ का और इन्फॉर्मेशन का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, संगठन के भीतर जो है इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है इंटरनल कम्युनिकेशन में। और ये किनके बीच में होता है, एम्प्लॉयर के बीच में, यानी कि मालिक के बीच में, और एम्प्लॉय के बीच में, जो काम करने वाले हैं और जो काम देने वाला है उनके बीच में होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम सेकंड टाइप के बारे में बात करें कम्युनिकेशन के, वो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। फ्रेंड्स ये था इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देन इसके बाद हमने अपने क्वेश्चन में बात की थी सेल्स ऑर्डर के बारे में। सेल्स ऑर्डर क्या होता है, सेल्स ऑर्डर में एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है सेलर द्वारा, और जो इशू किसको किया जाता है, कस्टमर को, यानी कि कस्टमर को जारी किया जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया है इसमें मेंशन किया गया है डिटेल्स को, और वो डिटेल्स किसके बारे में है, प्रोडक्ट के बारे में है या फिर सर्विसेज के बारे में है, जो ऑर्डर की गई हैं किसके द्वारा, कस्टमर द्वारा। तो ये क्या हुआ, सेल्स ऑर्डर। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट, कस्टमर का फीडबैक भी जो है वो एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 MCQs में से कितने MCQs को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।